हे गाइस, टुडेज टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस या फिर रेलिवेंस बोल सकते हैं ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। सो क्या रेलिवेंस है या क्या उसकी इम्पॉर्टेंस है, इसको डिस्कस करेंगे। सो लैंग्वेज इज़ ए कम्प्लेक्स सिस्टम, इट हैज़ लॉजिक इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर। लॉजिक किसकी फॉर्म में है? ग्रामर की फॉर्म में इसके अंदर लॉजिक प्रेजेंट है। इम्पैक्ट ऑफ ग्रामर ऑन ऑल लैंग्वेजेस, लर्निंग स्किल टू प्रोमिनेंट, enhanced communication skill call for a higher degree of grammar competence. Next point is communicative proficiency involves knowledge and application of grammar and the use of appropriate vocabulary to convey meaning in a society acceptable ways. Therefore, teaching grammar is a imperative, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? इम्पेरेटिव बोला गया। अब खुद सोचिए, अगर ग्रामर नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस टेंस में हो रहा है, वहाँ पे कौन सी वर्ब यूज़ हो रही है, वो किसके लिए हो रहा है, मेल के लिए हो रहा है या फीमेल के लिए हो रहा है। वी हैव ए सेट ऑफ ग्रामर रूल्स जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है। अब हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सी चीज़ सिंगुलर है, कौन सी चीज़ प्लूरल है। ये सब हमें कैसे पता चलता है? क्या सफिक्स लगा है, क्या प्रीफिक्स लगा है, किस में कौन सी वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, ये सब हमें कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ग्रामर टीचिंग एंड लैंग्वेज पोर्शन। जब तक लैंग्वेज में ग्रामर को नहीं पढ़ाया जाएगा ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टीचिंग ग्रामर इज़ इसेंशियल इफ़ वी वांट टू प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट से ऑब्स्ट्रैक्ट तक जाने में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रामर इन राइटिंग करेक्टली इज़ अनडिबेटेबल। इसके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं है कि ग्रामर इम्पॉर्टेंट है या ग्रामर इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ग्रामर की वजह से ही जो राइटिंग है उसमें करेक्टनेस आई है। Writing and speaking correctly gives anyone the appearance of credibility. Grammar helps in making anyone proficient in these areas. Grammar also helps in developing mental abilities as well as reasoning, observation and concentration. So ये तो बात हो गई कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है या इसकी रेलिवेंसी क्या है इंग्लिश ग्रामर की। अब बात करते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सजेशंस फॉर टीचिंग ग्रामर इफ़ेक्टिवली। कि अब इम्पॉर्टेंस हो गई है, उसके एम्स और डेफिनेशन हमने इससे प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, बिफोर इससे पहले एक वीडियो आई थी। अभी हमने इसकी रेलिवेंस और इम्पॉर्टेंस को डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर हेयर टू डिस्कस सजेशंस कि टीचिंग में किस तरह के इनोवेशंस, किस तरह की टीचिंग होनी चाहिए जिससे जो ग्रामर है वो हेल्पफुल रहे। The lesson should be planned beforehand. Methods of teaching. अच्छा, एक बात बताइए, अब अगर टीचर क्लास में जाएगा उसको यही नहीं पता कि उसको आज क्या पढ़ाना है, सो वो कैसे पढ़ाएगा? बड़े से बड़े प्रोफेसर्स भी क्लासरूम में जाने से पहले अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, एक बार कंटेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? क्लासरूम में जाने से पहले टीचर को अपने प्लान बनाना है। Methods of teaching should keep in the mind in the age and general standard of the learners. Methods, जब भी टीचर पढ़ाए, मैंने आपको बोला है, जब भी आप नेट या इस वीडियो को देखेंगे, इस प्लेलिस्ट की वीडियो को देखेंगे, तो अपने आप को आप एज अ टीचर समझ के कंटेंट को पढ़ेंगे। तो जो टीचर्स हैं, मतलब जो आप लोग हैं, वो क्या करेंगे? अपने टीचिंग मेथड को अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एज, क्रोनोलॉजिकल एज एज वेल एज मेंटल एज के अकॉर्डिंग ही मेथड्स को सेलेक्ट करेंगे। क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो आपकी एक्चुअल एज होती है, जैसे कि इस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी एज कितनी है? 22, 23, राइट, 21, इस तरह की एज पे हो गए। तो जो ये तो उनकी क्रोनोलॉजिकल एज है। मेंटल एज क्या होती है? वो किस एज पे किस टाइप के क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक मेंटल आईक्यू निकालने का फॉर्मूला भी होता है, राइट।
क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन में मेंटल एज मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे ये आपके काम की चीज़ अभी नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि कभी बाय चांस कभी किसी एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए तो स्पेशली टीचिंग वाले बच्चों से पूछ लिया जा सकता है कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस। तो मेथड्स का ध्यान रखना है, क्लासरूम में किस मेथड से पढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मटीरियल शुड बी टेकन फ्रॉम लर्नर्स टेक्स्ट बुक, सफिशिएंट प्रैक्टिस वर्क इज़ टू बी डन। प्रैक्टिस वर्क पे फोकस करना है। कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि बिना प्रैक्टिस के आप कितना भी अच्छा पढ़ लो वो क्या होगा, कुछ टाइम पे आप उसे भूल जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट को कंसर्न करने के लिए आपको उसकी डेली डे बाय डे प्रैक्टिस करनी होगी। Teachers should use appropriate teaching material, aids like chart, flashcard, pictures, graphs। इसी के अंदर आप टीवी का यूज़ कर सकते हैं, रेडियो, ऑडियो विजुअल। सो बेसिकली आपको टीचिंग एड्स का यूज़ प्रॉपर तरीके से करना है। किसके अंदर? व्हेन यू आर इन द क्लास एंड यू आर टीचिंग एनी टॉपिक। लाइक अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं, अगर ग्रामर की बात करूं तो आप एडजेक्टिव्स पढ़ा रहे हैं या फिर आप प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं, सो मेक अ चार्ट रिलेटेड टू द प्रीपोजिशन और ऑर्गेनाइज अ एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रीपोजिशन। इससे क्या होगा, बच्चों के जो कंसेप्ट हैं वो प्रॉपर तरीके से क्लियर होंगे, राइट। सो समझाने में टाइम इसलिए लगा रही हूँ मैं एक एक टर्म पे, ताकि क्योंकि जो ये एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, आपको उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। वो ऑप्शन आपको रट के सेलेक्ट नहीं होगा, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी से ही सेलेक्ट कर पाएंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोन्स्ट्रेट ऑफ हाउ ग्रामर इज़ टू बी यूज इन कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवेल्युएशन। द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शुड बी यूज्ड। और उसके बाद क्या बोला है लास्ट पॉइंट में कि इवैल्यूएशन के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर का यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का यूज़ करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब होता है एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस देना और 4 ऑप्शंस में से ही एक आंसर जो है वो करेक्ट होता है। आप देखेंगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं नाउअडेज़ इन इंडिया, चाहे वो एसएससी का हो गया, बैंकिंग का हो गया, टीचर का हो गया, नेट का हो गया, ठीक है, नेट पेपर 1, 2, सीटेट का हो गया, बीएड का हो गया, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब का जो पेपर है वो ऑप्शनल आता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, किसी में नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, किसी में 1/3 होती है, किसी में नहीं होती है, बट पेपर कैसा आता है? ऑप्शनल आता है, जो फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है। उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, उसमें पार्शियलिटी होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि एक ही करेक्ट ऑप्शन है, जो भी उस पर टिक करेगा उसका ठीक है, अदरवाइज सबका गलत है। अगर यही चीज़ ऐसे वाले क्वेश्चन में होती कि इलाबोरेटिंग क्वेश्चंस लिखने होते, तो इलाबोरेटिंग में क्या होता है, टीचर पार्शियल भी हो सकता है स्टूडेंट की राइटिंग उसको बहुत अच्छी लगी और वो पार्शियल होकर उसको ज़्यादा मार्क्स दे दे। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि एक ही करेक्ट आंसर है, जो भी उसका आंसर को टिक करेगा उसका वो वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इवैल्यूएशन के लिए किस तरह का क्वेश्चन पेपर बेस्ट होता है, तो किस तरह का बेस्ट होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप्स, जहाँ पे आपको जो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बेस्ट होता है, जो ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुल करे और जहाँ पे ऑप्शंस गिवन हो, स्टूडेंट किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक करे। और जब आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हर जगह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ही टिक लगाना है आपको, राइट। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि अगर किसी स्टूडेंट्स के इलेबोरेशन पावर को जानना है या उसके ग्रामेटिकल पोर्शन को जानना है, तो फिर किस तरीके के क्वेश्चन का यूज़ करना चाहिए, तो वहाँ पे आप ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, वो उसका करेक्ट आंसर था। बिकॉज MCQ में तो क्या हो रहा है, मल्टीपल चॉइस में क्या हो रहा है, उसने बस टिक लगा दिया स्टूडेंट ने, तो वहाँ पे उसका इलाबोरेशन पावर आप नहीं समझ पाए हैं ना। इलाबोरेशन पावर आप तब समझेंगे व्हेन ही और शी विल एक्सप्लेन द कंटेंट इन 4-5 लाइन्स, तो भी तो आप उसके इलाबोरेशन को समझ पाएंगे। आप UPSC का एग्ज़ाम अगर आपने कभी क्वेश्चन पेपर देखा है, कभी डिस्कस किया है, कभी गूगल पे सर्च किया है, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो इलाबोरेटिंग होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे वो एलेबोरेशन देखते हैं। उनका ऐसे राइटिंग एक
पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है जिसमें वो सिर्फ एसेज के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। नॉर्मली जजमेंट के लिए एमसीक्यू इज़ बेस्ट, लेकिन अगर वहाँ पे राइटिंग कैपेबिलिटी को देखना है, उसकी क्रिएटिविटी को देखना है, तो क्रिएटिविटी के लिए भी कौन सा पोर्शन बेस्ट होता है, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। उसी में तो बच्चा अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा, अपने ग्रामर को अच्छे से यूज़ करेगा, राइट। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर इलाबोरेट होती हैं। अब ये जो टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंस रेलिवेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, ये वाला, और सजेशंस फॉर टीचिंग ग्रामर, ये दोनों टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। इससे पहले की वीडियो में हमने कवर किया था डेफिनेशन ऑफ ग्रामर एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर इन द स्कूल और कॉलेजेस। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। ये जितना भी कंटेंट है वो आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जो वहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक 1 2 3, इसके अकॉर्डिंग मैंने अरेंज किया इसकी प्लेलिस्ट को, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।